हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज हम एक ऐसा मुद्दा आपके सामने लेके आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां उत्पन्न हो रही हैं। क्या सच में जो भ्रांतियां उत्पन्न हो रही हैं वह सही हैं या गलत है? हर प्रश्न का उत्तर आपको आज की क्लास के माध्यम से पता चलेगा। दोस्तों, E20 बहुत ही ज़्यादा आम आदमी के लिए आवश्यक है, साथ ही साथ में उन बच्चों के लिए भी आवश्यक है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यह बहुत ही बड़ा विषय है और इसको विस्तार पूर्वक हर एक पॉइंट को कवर करते हुए हम हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए चलेंगे। साथ ही जानेंगे E20 क्या है, इसकी क्या प्रोसेस है, कब से स्टार्ट हुआ। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे E20 प्रोग्राम क्या है, उसके बाद हम E20 के बनने की पूरी प्रोसेस के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। और जो भी सोर्सेज आपको बताए जा रहे हैं वो ऑथेंटिकेट सोर्सेज हैं, ऑथेंटिकेट वेबसाइट से लिए गए हैं। बहुत मेहनत करके आपके लिए ये क्लास तैयार की जा रही है। आई होप आपको ये पसंद आएगी और इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं दावा करता हूं आप हर प्रश्न का उत्तर लेकर के जाएंगे। इसके अलावा आपको किसी भी क्लास में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। तो प्रारंभ करेंगे दोस्तों। सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए कि E20 जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल, यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत है। ठीक है। इथेनॉल का केमिकल नेम क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेता है। हालांकि आगे मैंने विस्तार पूर्वक सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की। C2H5OH। ठीक है। प्रारंभ करेंगे दोस्तों। सबसे पहले ईबीपी कार्यक्रम का एक राष्ट्रीय असर, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सर्वप्रथम हम ये जानने का प्रयास करेंगे। आखिर सरकार या अन्य एजेंसियां इसके पीछे क्यों पड़ी हुई हैं, क्यों लेके आना चाह रही हैं? वो कहते हैं ना, एक तीर कई निशान, है ना। तो इसके साथ साथ हम देखेंगे कि सर्वप्रथम जो हमारी विदेशी मुद्रा है उसमें भारी बचत आएगी। विदेशी मुद्रा में भारी बचत कैसे आएगी? जो क्रूड ऑयल है उसकी खपत कम होगी। भारत के अंतर्गत ही E20 बनाया जाएगा। तो जब E20 भारत के अंतर्गत ही बनाया जाएगा, निर्यात किया नहीं जाएगा, तो विदेशी मुद्रा की कम खपत होगी। इस तरीके से विदेशी मुद्रा की बचत होगी, जो अनुमानित E20 के माध्यम से कितनी आंकलित की गई है? 1.97 प्लस लाख करोड़ रुपए की विदेशी बचत होगी। ठीक है। साथ ही साथ में कच्चे तेल का प्रतिस्थापन, जो क्रूड ऑयल बाहर से लेके आया जाता है उसके प्रतिस्थापन के रूप में यह कार्य करेगी। कौन कार्य करेगी? E20। इसमें कितने की बचत होगी? लगभग 316 मीट्रिक टन का इसमें हमें फायदा होने वाला है। दोस्तों, 952 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। E20 के माध्यम से CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी। ये सारे आंकड़े ARAI की रिपोर्ट के बेस पर आपके सामने प्रस्तुत किए गए। ठीक है। इसके अलावा 1.66 प्लस लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में जाएंगे। किसानों को डायरेक्ट लाभ होगा। कैसे लाभ होगा आगे हम देखेंगे। ठीक है। ये सारी चीजें देखिए, एक कथन है, हमारे किसान अब केवल अन्नदाता ही नहीं रहे, वे ऊर्जावान बन गए हैं और भारत की ऊर्जा सुरक्षा में सीधा योगदान दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना पड़ेगा। अब ऊर्जादाता, ये पूरा एक हम चक्र पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ रहा है, हर चीज को विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। सर्वप्रथम हमें पता है किसान फसलें उगाते हैं। अब इसमें मुख्य जो फसलें हैं वो कौन कौन सी यूज होंगी? सर्वप्रथम मुख्य रूप से जो यूज होगी वो मक्का, मक्का के अलावा गन्ना। ठीक है ना, ये फसलें भी यूज की जाएंगी। अब इनका प्रतिस्थापन भी हम देखेंगे। तो गन्ना, मक्का, अतिरिक्त अनाज से तात्पर्य है जैसे चावल होते हैं। ठीक है, वो चावल क्या है, वेस्टेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो जो वेस्टेज होती है चावल की उनका भी हम यूज करेंगे। किस तरीके से यूज करेंगे आगे देखिए। तो किसानों के द्वारा ये फसलें उगाई जाएंगी, उन फसलों को इथेनॉल प्लांट को सप्लाई की जाएगी। ठीक है। और सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा इस पर 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है फसलें खरीदने के लिए। इसके साथ साथ जब ये सारी इथेनॉल प्लांट में ये फसलें आएंगी तो वहां E20 बनेगी। E20 बनने से क्या है कि हमें एक तो स्वच्छ ईंधन मिलेगा, साथ ही साथ में विदेशी मुद्रा में भी बचत होगी। ये पूरा सर्कल है, चक्र बहुत अच्छे तरीके से घूमेगा। बचा हुआ जो पैसा है, इससे जो कमाई होगी पैसे की, वह सीधा 1.66 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के
पास चला जाएगा। तो यहां से हम समझ सकते हैं ऊर्जादाता चक्र खेत से प्रारंभ होता है और फ्यूल टैंक तक जाता है। ठीक है, आई होप सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ आ रही होंगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत जल्दबाजी में लिए गए फैसले हैं, जबकि इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 2001 में यह सपना देखा गया था। तो इसके पीछे का बहुत लंबा इतिहास है, हाल फिलहाल में इसकी शुरुआत नहीं की गई है। ठीक है, 2 दशकों की सुनियोजित तैयारी है सरकारों के द्वारा। भाजपा सरकार, इससे पहले कांग्रेस सरकार में, उससे पहले भाजपा सरकार से लगातार निरंतर रूप से इस प्रोसेस को बढ़ाया जा रहा है। सर्वप्रथम यह एक इथेनॉल मिश्रण का पहला पायलट प्रोग्राम शुरू किया गया था। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि सर्वप्रथम इसका पायलट प्रोग्राम कब शुरू किया गया था, आपको याद रहना चाहिए 2001 में इसको शुरुआत किया गया था, एक पायलट प्रोग्राम के रूप में इसे देखा गया था। आफ्टर दैट बात आती है 2004 और 6 के बीच में इस प्रोग्राम की औपचारिक घोषणा की गई थी और कुछ राज्यों में E5 यानी कि 5% इथेनॉल पेट्रोल में ब्लेंडिंग के फॉर्म में शुरुआत करने का प्रावधान किया गया था। कुछ राज्यों ने इसे अडॉप्ट किया था। धीमे धीमे क्या आया कि 5% का लक्ष्य तो प्राप्त नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उत्पादन में कमी थी, खाद्यान्न उत्पादन में कमी हो रही थी, इसलिए केवल हम कितना आंकड़ा प्राप्त कर पाए, यह आंकड़ा केवल 1.5% पर ही अटका रहा। बात आती है 2018 में। 2018 में बायोफ्यूल नीति एक लाई गई, राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति। इसमें जो मक्का है, मक्का और अन्य अनाज को एक मिशन के रूप में शामिल किया गया। जब इसे मिशन के रूप में हमने शामिल किया तो 2021 में नीति आयोग के द्वारा एक प्रपोजल रखा गया और उस प्रपोजल में कहा गया था कि 2030 तक हमें E20 का लक्ष्य प्राप्त करना है। ठीक है, तो नीति आयोग का विस्तृत विजन था E20 रोडमैप और प्लान लगाने के लिए भारी निजी निवेश आमंत्रित किए गए। ठीक है, अब देखिए 100 साल पहले, हालांकि इस तरह के मॉडल को 100 साल पहले मॉडल टी को इथेनॉल से चलाने के लिए बनाया गया था। यह कोई नया ईंधन नहीं है। 100 साल पहले हेनरी फोर्ड ने इसका प्रयोग करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें 2021 में नीति आयोग के द्वारा यह विजन दिया गया, लक्ष्य रखा गया था 2030। हालांकि बजट की अधिकता के कारण इसे हमने 5 साल पहले ही प्राप्त कर लिया, अर्थात 2025 में यह लक्ष्य हमने E20 का प्राप्त कर लिया और निरंतर रूप से धीमे धीमे E100 की ओर हम बढ़ रहे हैं। कई देशों ने पहले लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। हर एक पॉइंट, किन किन देशों ने कितने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं, वह सारी चीजें भी हम जानेंगे। ठीक है, अब यह पूरा सफर मैंने जैसा कि बताया, आपको बता ही चुका कि 2020-21 में यह जो आंकड़ा पहुंचा लगभग 8.1% का, जबकि 2020-21 में जो डाटा रखा गया था वो E10 यानी कि 10% के लक्ष्य को रखा गया था, जो प्राप्त नहीं हो पाता, और 8.1% हम प्राप्त कर पाए। 2021-22 में 10% प्राप्त कर लिया और जब ये टारगेट रखा गया था उससे 5 महीने पहले हमने प्राप्त कर लिया। 2022-23 में E20 कितना परसेंटेज हमने प्राप्त किया? 12.1%। 2023-24 में हमने प्राप्त कर लिया 14.6 और 2025-26 जैसा कि मैंने बताया हमारा जो लक्ष्य 2030 का था वो हमने 2025-26 में 20% का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। ठीक है, देखिए मैंने बताया भी था आपको कि 10% 2021 में 10% ब्लेंडिंग के लिए 500 से 600 करोड़ लीटर इथेनॉल चाहिए था, जो जिसमें इन्वेस्टमेंट कितना किया गया? 1200 करोड़ लीटर तक पहुंच गई और जिससे 20% का लक्ष्य हमने 5 साल पहले ही प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब कुछ लोगों का प्रश्न है कि जैसे जो भी पेट्रोल पंप है वहां पर E10, E20 और एक अलग पेट्रोल पंप क्यों नहीं बनवा दिए जाते? तीनों बनवा दिए जाए, है ना? तो एक ही बेस फ्यूल क्यों, बहुविकल्प क्यों नहीं? उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? देखिए, ट्रिपल मल्टीप्लाइड कॉस्ट आएगी, उसके मेंटेनेंस में खर्चा आएगा, है ना, और फिर जगह जगह समस्याएं क्रिएट होंगी। कहीं पर E10 उपलब्ध है तो कहीं E20 उपलब्ध है तो कहीं पेट्रोल ही उपलब्ध नहीं है। तो इस तरीके से क्या है कि बहुत ज्यादा अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होगी, इसलिए विकल्प एक ही सही है। हालांकि प्रीमियम पेट्रोल इसका एक एडिटिव उत्पाद है, लेकिन प्रीमियम पेट्रोल की कॉस्ट बहुत अधिक है, लगभग 170 रुपए के समथिंग हमें प्राप्त हो रही है, जबकि जो आंकड़े बताते हैं कि लगभग इथेनॉल 20 ब्लेंडिंग पेट्रोल लगभग 71 रुपए के आसपास हमें प्राप्त होगी। हालांकि इसका कुछ माइलेज कम है, माइलेज कम होने की वजह से लगभग इक्विवेलेंट पेट्रोल के लगभग इक्विवेलेंट ही हमें माइलेज देगा। लेकिन एक अन्य इसका सर्वप्रथम जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है कि इसमें क्लीन जो ऊर्जा रहेगी वो एकदम क्लीन ऊर्जा रहेगी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी।
ऐसा रिपोर्ट बताती है, सरकारें बताती हैं, मेरा अपना खुद का ओपिनियन नहीं है। ठीक है, देखिए तो ये एक ही बेस फ्यूल क्यों, बहुविकल्प क्यों नहीं? सबसे पहले लॉजिस्टिक की कमी, देश भर में 1 लाख से अधिक पेट्रोल पंप है, 3 अलग अलग बेस फ्यूल के भंडारण से कई लागत गुना बढ़ जाएगी। दूसरी चीज गुणवत्ता पर नियंत्रण, मैंने बताया था कि गुणवत्ता हर पेट्रोल पंप वाला उतनी गुणवत्ता कंट्रोल कर पाए, यह पॉसिबल नहीं है। निवेश की सुरक्षा, E10 पर वापस जाने का मतलब होगा बैंकों द्वारा इथेनॉल ट्रांसफर में लगाए गए 1 लाख करोड़ के निवेश को बर्बाद करना। यानी कि E20 से अगर हम E10 पर जाएंगे तो बैंकों के द्वारा E20 प्रोग्राम के लिए 1 लाख करोड़ का जो निवेश किया गया है वो बर्बाद जाएगा। तो ये सारी चीजें इसलिए हम बहुविकल्प नहीं अपना सकते, ऐसा सरकार कह रही है। ठीक है, E20 और आपकी गाड़ी, सुरक्षा और प्रदर्शन के वैज्ञानिक तथ्य। देखिए, अब बेहतर कंबसन, हम जानते हैं कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल की गुणवत्ता का आकलन हम ऑक्टेन नंबर से करते हैं। ठीक है, ऑक्टेन नंबर क्या होता है? देखिए, ऑक्टेन नंबर ये 0 से लेकर के 100 तक होता है। इसमें जो 0 होता है वो बहुत ही लो क्वालिटी को प्रदर्शित करता है और जो 100 होते हैं वो हाई क्वालिटी को प्रदर्शित करते हैं। तो ऑक्टेन नंबर के बेस पर हम पेट्रोल की गुणवत्ता का परीक्षण करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर है वो कितना है? 84.4, जबकि इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर कितना आ रहा है? 108.5। यानी कि अच्छी गुणवत्ता क्लीन ऊर्जा के साथ जो दे रहा है वो इथेनॉल E20 दे रहा है। ठीक है, तो E20 भारतीय पेट्रोल की असरदार ऑक्टेन रेटिंग को 95 तक बढ़ा देता है। जो पेट्रोल, देखिए E20 की खुद की 108.5 है, पेट्रोल की 84.4 है। जब इसकी ब्लेंडिंग पेट्रोल के साथ की जाएगी तो जो गुणवत्ता आएगी वो कितनी आएगी? 95 आएगी, यानी कि जो बहुत अच्छे की ओर अग्रसर होगी। ठीक है, तो इससे इंजन अधिक साफ और स्मूथ चलता है। इंजन में जो गंदगी है, गंदगी जमा नहीं होती है, स्मूथ चलता है, और जो भी गैस है उत्सर्जित होती है उसमें कमी आती है, क्योंकि जितना अच्छा ऑक्टेन नंबर होगा उतना ही ऊर्जा जो वेस्टेज है, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वह कम रिलीज होंगी। ठीक है, ठीक है, अब इसके अलावा E20 ब्लेंडिंग के साथ 40% कम कार्बन, यानी 40% कार्बन इमिशन की कमी आएगी। E20 फ्यूल से पार्टिकुलेट एमिशन काफी कम होता है, और लाइफ साइकिल कार्बन उत्सर्जन में कितने परसेंट की कमी देखने को मिल सकती है? 40% की। माइलेज की सच्चाई, हालांकि माइलेज का मैंने बताया भी था कि 1 लीटर E20 ब्लेंडिंग पेट्रोल और 1 लीटर पेट्रोल, इनमें लगभग 3 से 5% के माइलेज में कमी आएगी। E20 ब्लेंडिंग पेट्रोल लगभग 5% माइलेज कम कर सकता है, लेकिन इसके बदले में वो 71 रुपए का मिल रहा है और स्वच्छ ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है, तो ये फायदे हैं और हमारे पर्यावरण के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो इससे मुझे लगता है कि लॉस नहीं है। हालांकि लॉस जो 2023 से पहले बनी हुई गाड़ियां, उनके जो इंजन है उनको लेकर के थोड़ा भ्रम की स्थिति उत्पन्न है, तो उनको भी हम जानेंगे। ठीक है, फ्यूल इकोनॉमी में 3 से 5% का मामूली अंतर आ सकता है, लेकिन असल माइलेज फ्यूल से अधिक काफी आपकी ड्राइविंग आदत है, टायर का प्रेशर है और एसी के इस्तेमाल पर भी निर्भर करता है। ऐसा ये कह रहा है कि आप किस तरीके से एसी इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से ड्राइविंग कर रहे हैं, इन चीजों पर भी आपका माइलेज निर्भर करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब पुरानी गाड़ियों पर प्रभाव, सबसे बड़ा वास्तविक प्रभाव पुरानी गाड़ियों पर प्रभाव। तो पुरानी गाड़ियों का देखिए, कड़ी ARAI में कड़ी लैब टेस्टिंग की गई। वहां पर E20 के बाजार में आने से पहले इंजन की मजबूती, जंग से बचाव और रबर फ्यूल लाइनों की कड़ी टेस्टिंग की गई थी। BIS मानक हर स्तर पर लागू है। तो E20 के बाजार में आने से पहले इसकी कड़ी प्रैक्टिस की गई है ना, लैब में इसका प्रयोग किया गया। प्रयोग करने के बाद उस तरीके के इंजन बनाए गए हैं। हालांकि उससे पहले के जो इंजन थे उनमें एडिटिव कुछ सामग्री बताई गई है कि अगर वो एडिटिव सामग्री आप मिला लेते हैं, ठीक है ना, तो आप E20 के साथ सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में अब कुछ क्या किए गए, प्रैक्टिकल किए गए, जैसे मारुति सुजुकी कंपनी है, उसका काफी बड़ा बाजार है। तो 2023 के बाद लगभग 1.5 करोड़ गाड़ियां 2025-26 में मारुति ने 2.84 करोड़ गाड़ियों की सर्विसिंग की है। ठीक है, जिनमें से लगभग 1.5 करोड़ पुरानी गाड़ियां बताई गई थी जो E20 सर्टिफाइड नहीं थी। कितने में से? 2.84 में से 1.5 करोड़ पुरानी गाड़ियां बताई गई थी जो E20 सर्टिफाइड नहीं थी।
इन करोड़ों पुरानी गाड़ियों में रबर होज, फ्यूल लाइन या इंजन को E20 से जुड़ा कोई नुकसान नहीं पाया गया। यानी E20 से जुड़ा कोई नुकसान नहीं पाया गया मारुति सुजुकी की कंपनी जो पुरानी गाड़ियां थी उन पर, ऐसा कहा गया। वारंटी क्लेम में कोई वृद्धि नहीं हुई। अब E20 का अर्थशास्त्र हम समझेंगे। देखिए E20 सस्ता तभी पड़ता है जब कच्चे तेल की कीमत, E20 सस्ता कब पड़ेगा जब कच्चे तेल की कीमत 120 से 130 प्रति बैरल से ऊपर हो। ठीक है, अगर $70 के आसपास इसकी उत्पादन लागत पेट्रोल के बराबर होती है तो किसानों के मक्के के लिए, यानी कुल मिलाकर के ये है कि E20 सस्ता कब पड़ेगा जब कच्चे तेल की कीमत $120 से 130 प्रति बैरल से ऊपर हो और $70 के आसपास इसकी उत्पादन लागत पेट्रोल के बराबर होती है। यानी कि जो कच्चा तेल आ रहा है वो 120 से 130 प्रति बैरल आएगा, लेकिन जब E20 ब्लेंडिंग के साथ इसको हम तैयार करेंगे तो लगभग $70 के आसपास इसका हमें क्या पड़ेगा, कीमत पड़ेगी। और इस तरीके से E20 ब्लेंडिंग की जो कीमत है 71.86 प्रति लीटर पड़ेगी। ठीक है ना, तो काफी परिवर्तन देखने को मिलेगा। असली फायदा, भारत में बिकने वाले हर पेट्रोल का 20% हिस्सा अब देश के अंदर ही बनेगा। यानी कि भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो ग्लोबल वार्स है, यानी जो वैश्विक युद्ध देखने को मिलते हैं, उनसे निजात मिलेगी। वैश्विक युद्ध की स्थिति में भी भारत के अंतर्गत स्थिरता बनी रहेगी। यह अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहेगा, कच्चे तेल के लिए निर्भर नहीं रहेगा और कीमतों में उतार चढ़ाव बहुत कम देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में शिपिंग डिसरप्शन, जो शिपिंग कॉस्ट आती है उसमें कमी आएगी, है ना। क्रूड ऑयल स्पाइक्स यानी कि एकदम कीमतों में उतार चढ़ाव आते हैं, उनमें स्थिरता देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं वैश्विक ईंधन मुद्रा स्फीति E20 ने भारत को कैसे बताया। अभी हाल में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हमें क्या देखने को मिल रहे थे, मूल्यों में अंतर देखने को मिल रहा था। बात करें बांग्लादेश में तो बांग्लादेश में जो कीमत हुई पेट्रोल की वो लगातार कितना उछली, 42.69% का उछाल देखने को मिला। वहीं पाकिस्तान के अंतर्गत 39.77% का उछाल देखने को मिला। श्रीलंका के अंतर्गत 36.66% का उछाल देखने को मिला। नेपाल के अंतर्गत 20.35% का उछाल देखने को मिला। जर्मनी के अंतर्गत 19.05, इटली के अंतर्गत 18.39% और फ्रांस के अंतर्गत 17.74%। वहीं भारत की अगर बात करें तो 5.58% की ही वृद्धि देखने को मिली। ठीक है, हर लीटर में मिलाया गया इथेनॉल का मतलब है जितना ज्यादा इथेनॉल मिलाया जाएगा उतना ही आयात क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, कम विदेशी मुद्रा खर्च होगी और नागरिकों के लिए स्थिर कीमतें बनी रहेंगी। ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग एक वैश्विक चलन, देखिए कब से चल रहा है, कहां का चला जा रहा है। यूएसए की अगर बात करूं, देखिए पूरे देश में E10 स्टैंडर्ड लागू है। सरकार के सहयोग से कितना प्लान है, यूएसए सरकार के सहयोग से E15 की ओर लगातार यूएसए बढ़ रहा है। ठीक है ना, और फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां पहले से ही E85 तक के ब्लेंड पर चल रही हैं। फ्लेक्स फ्यूल का मतलब क्या है कि अगर E20 या इथेनॉल ब्लेंडिंग जितनी बढ़ती जाएगी उसके अकॉर्डिंग वो उनके जो इंजन है वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते रहेंगे। इस तरीके के फ्लेक्स फ्यूल इंजन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ब्राजील के अंतर्गत देखिए, ब्राजील दुनिया में सबसे आगे, अगर आपसे कोई पूछे कि इथेनॉल के इस्तेमाल में कौन सा देश सबसे आगे, तो ब्राजील का नाम आता है। वर्तमान में पेट्रोल में E27 वहां पर अनिवार्य है, जिसे बढ़ाकर के 35% किया जा रहा है और बिकने वाली गाड़ियां लगभग 80% नई कार है E27, E30 या शुद्ध हाइड्रस इथेनॉल पर वहां चलती है। ठीक है, जापान के अंतर्गत देखेंगे चरणबद्ध तरीके से अपने फ्यूल मिक्स में E10 को लागू करके इथेनॉल को सफलतापूर्वक शामिल किया है। कनाडा और यूरोपीय देश भी इसी राह पर अग्रसर है। तो ये सारी चीजें पहले से चल रही हैं वैश्विक चलन के अंतर्गत। निष्कर्ष क्या निकलता है, आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। मैंने जैसा कि बताया पर्यावरण यानी कि 40% कम कार्बन उत्सर्जन, साफ हवा और उन्नत इंजन। E20 का ऑक्टेन नंबर कितना आ रहा है, 108.5। E20 की जब ब्लेंडिंग कर दी जाएगी तो लगभग 95 पूरे पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर आएगा जो स्वच्छता की ओर अग्रसर है। ठीक है, अर्थव्यवस्था, अरबों की विदेशी मुद्रा की बचत होगी और वैश्विक मुद्रा स्फीति से
हमें बचत होगी। ठीक है, कृषि ग्रामीण क्या करेंगे, धन सृजन करेंगे। हमारे किसान अब देश अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी बनने की ओर अग्रसर है। ठीक है, अच्छा सुरक्षा, दशकों की टेस्टिंग, मारुति का डेटा, अमेरिका, ब्राजील और जैसे देशों के वैश्विक मानकों के साथ यह संरेखित किया गया है। कई देशों के साथ और डेटा टेस्टिंग की गई, उनके बाद इसको भारत के अंतर्गत लेके आया जा रहा है। E20 को अचानक लिया गया फैसला नहीं है, जैसा कि मैंने बताया ये 2 दशकों का प्रयास है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से यह बनता है। देखिए E20 पेट्रोल खेत से इंजन तक का विज्ञान हम समझेंगे। ठीक है ना, और जैसा कि मैंने बताया था कि उत्सर्जन कम होगा। ठीक है ना, बेहतर प्रदर्शन इंजन का देखने को मिलेगा, साथ ही साथ में लंबी इंजन आयु, इंजन की लंबी आयु हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब इनका हम देखेंगे किस तरीके से। ये तो पता ही है कि 20% इथेनॉल वनस्पति आधारित है, यानी कि एल्कोहल C2H5OH, इसी को क्या कहते हैं हम, इथेनॉल कहते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। 80% पारंपरिक पेट्रोल मिलती है, मिलती कैसे है वो सारी चीजें हमें जानने का प्रयास करना। देखिए ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करेंगे इथेनॉल का स्रोत सिर्फ गन्ना नहीं, अब मक्का भी है। ठीक है, मैंने बताया था गन्ने का रस उच्च इथेनॉल यील्ड है। ठीक है ना, मुख्य रूप से यूपी और महाराष्ट्र के अंतर्गत पारंपरिक रूप से देखने को मिलता है। चीनी उत्पादन का सह उत्पाद मोटा चीनी का दाना, मक्का मुख्य स्रोत माना गया है, मक्का को मुख्य स्रोत माना गया है। साल भर उपलब्ध रहता है, क्यों, क्योंकि साल भर ये उपलब्ध रहता है। और गन्ने का कुछ पता नहीं, ये डिपेंड करता है मौसम पर। यह साल भर उपलब्ध रहता है और इथेनॉल का लगभग 50% हिस्सा इस मक्के से ही आ रहा है। इसका एमपी कर्नाटक तक इसका विस्तार देखने को मिल रहा है। खराब अनाज में मैंने बताया था, जो अनाज खराब हो जाता है, वेस्टेज होता है, उसको भी हम प्रयोग करते हैं। मानव उपभोग के लिए अनुप्रयुक्त सरप्लस चावल का उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, देखिए मक्का क्यों, मैंने लिखा भी है, गन्ने की खेती मौसम पर निर्भर है, लेकिन मक्के से साल भर में इथेनॉल उत्पादन संभव है, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा फीड स्टॉक बन गया है। ठीक है, अब इसका चरण किस तरीके से इसे हम बनाते हैं। सबसे पहले एक्सट्रैक्शन, यानी कि मिठास को अलग करना। जो शुगर होता है गन्ना, उसमें से मिठास अलग की जाती है। ठीक है, तो क्या किया जाता है, सबसे पहले गन्ने को कटाई करने के बाद जो मशीन होती है उसमें डाला जाता है। ठीक है ना, तो लगभग कटाई और परिवहन, फसल कटने के तुरंत बाद 10 से 18 महीने पुराने गन्ने को मिलों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है ना, 10 से 18 पुराने महीने का गन्ने जो होते हैं उन्हें मिलों तक पहुंचाया जाता है, जिससे इनकी शर्करा नष्ट न हो। डाला जा रहा है। अब देखिए एक तरफ तो इसका क्या निकल रहा है, सूखा फाइबर निकल रहा है, और एक तरफ इसका रस निकल रहा है। ठीक है ना, जो इसका लिक्विड पार्ट है वो निकल रहा है। तो जब क्रशिंग की जाती है, इसे कुचला जाता है, तो 2 आउटपुट निकलते हैं। एक शर्करा युक्त रस निकल रहा है जो आगे चल करके ईंधन बनेगा। ठीक है, और एक खोई यानी कि सूखा फाइबर निकल रहा है, सूखा पदार्थ निकल रहा है। ठीक है, अब ये सारी चीज निकलेंगी, रस हमने प्राप्त कर लिया, सूखा फाइबर प्राप्त कर लिया। अब आएगी बात किसकी, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कैसे किया जाएगा, उस रस में, जो रस है उस रस में किसको मिलाया जाएगा, ईस्ट को। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का विज्ञान, यानी सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो, जो उसे क्या करेंगे, ईस्ट किण्वन करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसमें जो मिलाया जाता है ईस्ट, वो कौन सा है, सैकड़ोमाइसेसिस सेरेविसिए, ये याद रखना है। ठीक है, यह विशेष ईस्ट खमीर शर्करा को तोड़ने का काम करता है। जो शर्करा है उसे तोड़ने का काम करेगा, किसकी मदद से, सूक्ष्म जीवों की मदद से। इसमें क्या क्या मौजूद रहता है, जाइमेज और इन्वर्टेज, यह इसके अंतर्गत जो रासायनिक प्रक्रिया होती है उसे चलाने का काम करते हैं। ठीक है, अब ये बनता कैसे है, देखिए शर्करा, जो शर्करा होती है उसमें ईस्ट मिलाएंगे तो आपको इथेनॉल बन करके आ जाएगा। साथ ही साथ में CO2 और कुछ ऊर्जा रिलीज होती है। अब देखेंगे, अब यह जो प्रोसेस चलती है पूरी ईस्ट वाली, ठीक है, 24 से 18 घंटे की पूरी प्रक्रिया है। ठीक है, इससे जो हमें 24 से 48 घंटे जो प्रोसेस चलती है, उसमें से हमें कितना परसेंट इथेनॉल प्राप्त होता है, लगभग 8 से 12% ही इथेनॉल प्राप्त होता है इस प्रक्रिया से। ठीक है, फिर हम करेंगे डिस्टिलेशन एंड डिहाइड्रेशन, यानी कि आसवन और निर्जलीकरण। इसमें क्या होगा, सबसे पहले इथेनॉल पानी से, जो पानी होता है, पानी से कम तापमान पर इसे हम बॉईल कर सकते हैं। प्रक्रिया क्या होती है, तरल को गर्म करने पर इथेनॉल जो है वो भाप बन करके ऊपर उठता है और 95% शुद्ध जो रह जाता है वह नीचे बैठ जाता है। ठीक है ना, अच्छा, अब मॉलिक्यूलर शिफ्ट्स,
95% शुद्धता इंजन के लिए यह काफी नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, अत्याधुनिक मॉलिक्यूलर सीव तकनीक पानी के बचे हुए अणुओं को सोख लेती है। देखिए यहां पर हमें कितना मिला, इथेनॉल 95%। अब इसमें 95% है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ अभी भी पानी बचा हुआ है, जो तरल पदार्थ था गन्ने का, उसको भी निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर सीव्स का, जो बचे हुए 5% पानी को भी सोख लेता है। ठीक है, तो लगभग हमें कितना 99.5% एनहाइड्रस इथेनॉल, यानी कि बिना पानी वाला एकदम शुद्ध ईंधन जो पेट्रोल मिलने के लिए तैयार है, वह प्राप्त होता है। ठीक है, यहां तक सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं। इसके साथ साथ जो भी चीजें बची थी, शून्य अवशिष्ट चक्रीय अर्थव्यवस्था, बिजली, क्रशिंग से जो फाइबर निकला है, उसको जलाकर पूरी फैक्ट्री के लिए हम क्या बना सकते हैं, जो फाइबर निकला था मैंने बताया था, उससे बिजली बना सकते हैं। ठीक है, फिर जो बचा हुआ दूषित जल है उसे बायो मैथेसन सिस्टम के जरिए सुरक्षित किया जाता है। ठीक है ना, इसके अलावा जो कचरे का उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले जैविक उर्वरक के रूप में भी कर सकते हैं, जो खाद बन जाता है। किंडवन से निकली गैस को पेय उद्योगों को बेचा जाता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनाती हैं तो उन्हें बेच दिया जाता है। ठीक है, आपके इंजन में दहन ऑक्सीजन बूस्ट प्रभाव, देखिए अगर 100% पारंपरिक पेट्रोल है तो आप देख रहे हैं किस तरीके की गैसें आपको निकलती दिख रही है, ये हमारे इन्वायरमेंट को बहुत दूषित कर रही है। वहीं अगर E20 ब्लेंडिंग मिलाई जा रही है तो आप एकदम शुद्धता देख रहे हैं और किसी भी तरह की कोई भी दूषित गैस नहीं देख रहे हैं। हालांकि परफेक्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सुधार अवश्य देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इथेनॉल के जो इथेनॉल बनता है E20 ब्लेंडिंग, उसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन, उसके अणुओं में ऑलरेडी ऑक्सीजन मिली होती है, तो वो क्या है कि ईंधन को सुरक्षित रूप से, साफ रूप से, पूर्ण रूप से जलाने का काम करती है। जबकि जो हम पेट्रोल, पारंपरिक पेट्रोल यूज करते हैं उसमें कंप्लीटली ईंधन नहीं जल पाता है और जो गैस के जो दूषित गैसों के सहारे बाहर निकलता है। ठीक है, E20 का प्रभाव 100% पेट्रोल बनाम E20 पेट्रोल। अब देखिए अगर हम E20 यूज कर रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड में भारी कमी देखने को मिलती है, संपूर्ण दहन के कारण वातावरण सुरक्षित रहता है। साथ ही साथ में सल्फर डाइऑक्साइड में भी कमी देखने को मिलती है ना। इसके अलावा इंजन की जो गर्मी है, इंजन की गर्मी में हल्की वृद्धि, इथेनॉल तेजी से जलता है, तो माइलेज कम देता है, ये थोड़ा फर्क है। ठीक है, तेजी से चलेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कार्बन ऑक्सीजन पहले से है तो वो तेजी से चलता है ना, इसलिए माइलेज में हमें कमी देखने को मिलती है। दोस्तों अब इसके साथ साथ जो इथेनॉल शुद्ध पेट्रोल की तुलना में कम ऊर्जा होती है, बताया था मैंने कि इथेनॉल जो होता है ऊर्जा कम होती है ना, क्योंकि कैलोरी कुछ कम होती है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। प्रदूषण तो घटता है लेकिन ऊर्जा घनत्व कम होने के कारण गाड़ी के माइलेज पर असर पड़ता है। ठीक, माइलेज का सच क्या है, क्या E20 से माइलेज घटता है, तो मैंने बताया कि घटता है। हाँ, इथेनॉल साफ जलता है लेकिन शुद्ध पेट्रोल की तुलना में प्रति लीटर थोड़ी कम ऊर्जा पैदा करता है। समान दूरी तय करने के लिए इंजन को थोड़ा अधिक ईंधन चाहिए। तो यह बात सत्य है कि अगर हमें पेट्रोल, पारंपरिक पेट्रोल और इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल से यात्रा करनी है तो E20 ब्लेंडिंग पेट्रोल से थोड़ा अधिक हमें पेट्रोल चाहिए होगी इन कंपेयर टू पारंपरिक पेट्रोल। ठीक है, अब देखिए औसतन कितने प्रतिशत की माइलेज में कमी देखने को मिलती है, 3 से 6% माइलेज में कमी देखने को मिलती है। ठीक है, अगर आप तेज एक्सीलरेशन लगाते हैं तो इस कमी को भी हम बढ़ा सकते हैं, यह भी इसमें कहा गया है। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ इफेक्ट भी हैं, साइड इफेक्ट। इथेनॉल की प्रकृति हाइड्रोस्कोपिक होती है, यानी कि इसमें 30 से 35% नमी या पानी सोखने की क्षमता होती है। इसकी खुद की जो प्रवृत्ति बता रहा हूं इथेनॉल की, लगभग 30 से 35% से पानी को सोखने का काम करता है। ठीक है, अब इसकी प्रक्रिया क्या है कि 30 दिन से अधिक समय तक अगर गाड़ी खड़ी है तो पानी और इथेनॉल का भारी मिश्रण टैंक के निचले हिस्से में बैठ जाता है। जो मिश्रण है, ठीक है ना, इथेनॉल और पानी का मिश्रण होकर नीचे बैठ जाता है, तो 30 दिनों तक खड़ी रहेगी, पानी में सूखता रहेगा तो मिश्रण नीचे तक बैठ जाएगा। जब बैठ जाएगा तो यह रबर के पुर्जों को कठोर कर देता है और जो इंजेक्टर्स होते हैं, मेटल फ्यूल लाइस होते हैं, उनको जंग लगाने का भी काम कर सकता है। तो इसके ये साइड इफेक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं जो मैंने आपको बताया। अब उपभोक्ता गाड़ी, क्या आपकी गाड़ी E20 के लिए सुरक्षित है? देखिए अगर मैं बात करूं 2018 से
पहले के वाहन, तो E10 शायद सुरक्षित माना जाता है, E20 तो बिल्कुल ही नहीं माना जा रहा है। ठीक है, जंग क्षरण का जोखिम है, अत्यधिक उच्च जंग इसमें लग सकती है। सलाह क्या है, एडिटिव्स का उपयोग इसमें अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा, यानी कुछ एक्स्ट्रा एडिशन, कुछ फ्यूल ऐसे आते हैं जो इसमें एडिटिव रूप से मिलाने पड़ेंगे, तब शायद संभव हो पाए। 2008 से 2022 के वाहनों में E10 हाँ, लेकिन एडिटिव्स के साथ। E20 आंशिक अनुकूलन, आंशिक रूप से बताया गया है, जंग का जोखिम इसमें भी रहता है, ठीक है, लेकिन इसमें नियमित सर्विसिंग करानी पड़ेगी और फ्यूल एडिटिव का हमें उपयोग करना पड़ेगा। अगर बात करें 2023 के बाद, तो E10 तो है ही, 2023 के बाद जितने भी वाहन बन रहे हैं, E20 पूरी तरह सुरक्षित कहा गया है। इसके अलावा जंग का जोखिम है, मैंने बताया, पर न्यूनतम। साथ ही साथ कंपनी ने इंजन के पुर्जे E20 के हिसाब से ही बनाए हैं 2023 के बाद जितनी भी गाड़ियां आई। अब फ्लेक्स फ्यूल 0% से 85% तक इथेनॉल सैनी में सक्षम विशेष इंजन, यानी कि जो फ्लेक्स इंजन बताए जाते हैं वो 0 से 85% इथेनॉल को एडजस्ट करने में सहायक होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैं समझता हूँ स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी। पुरानी गाड़ियों के लिए सुरक्षा कवच, यानी कि फ्यूल एडिटिव्स का अगर यूज करेंगे तो पुरानी गाड़ियों के लिए यह सुरक्षा कवच कार्य कर सकता है। देखिए, बिना एडिटिव्स के ये देख रहे हैं किस तरीके से स्थिति देखने को मिल रही है। अगर एडिटिव के साथ मिला रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी गंदगी देखने को मिल रही है, साफ सुथरा ईंधन जल रहा है, कंबसन हो रहा है और कोई भी अतिरिक्त गैस उत्सर्जित नहीं हो रही है। इसके अलावा समस्या का समाधान कैसे निकालेंगे, जिन गाड़ियों का इंजन E20 के लिए प्रमाणित नहीं है उन्हें फ्यूल एडिटिव बचा सकते हैं। यह कैसे काम करता है, देखिए, फ्यूल सिस्टम के अंदर एक सुरक्षात्मक कवर तैयार करता है, ठीक है, इथेनॉल द्वारा सोखी नमी के कारण होने वाले क्षरण को यह रोक देता है, साथ ही साथ में इंजेक्टर्स में कार्बन जमा होने से भी रोकता है। ठीक है, यदि आपकी गाड़ी पुरानी है तो हर बार टैंक फुल कराते समय उच्च गुणवत्ता वाले फ्यूल एडिटिव का प्रयोग इंजन की लाइफ को बढ़ा सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें। राष्ट्रीय प्रभाव भारत E20 की ओर क्यों बढ़ रहा है, तो मैं बता चुका हूं बार बार, ऊर्जा सुरक्षा, यानी भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के रूप में आयात करता है। अगर 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल आ जाएगी तो अरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार में बचत आएगी और वैश्विक तेल बाजारों के झटकों से उबरने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ में कृषि अर्थव्यवस्था, मैंने बताया, गन्ना और मक्का किसानों के लिए आय का एक नया और सुरक्षित स्रोत है। खराब अनाज और FCI के सरप्लस चावल का उत्पादक उपयोग इसमें किया जा सकता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। इसके अलावा इसमें छिपी हुई चुनौती, इथेनॉल का वाटर फुटप्रिंट एक चुनौती भी है। क्या है कि इथेनॉल साफ तो जलता है लेकिन इसे उगाने की पर्यावरणीय लागत बहुत अधिक है। 1 लीटर इथेनॉल के लिए 3000 लीटर हमें वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो इतना भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। गन्ना एक अत्यधिक जल गहन फसल है, इसके लिए बहुत अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ मैंने बताया 1 लीटर इथेनॉल के उत्पादन के लिए लगभग 3000 लीटर पानी खर्च हो सकता है। जैसा कि पता है कि भारत के कई राज्य पहले ही भूजल संकट का सामना कर रहे हैं, ऐसे में अगर गन्ने पर अत्यधिक निर्भरता रही तो एक अतिरिक्त संकट उत्पन्न हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमें समझना आवश्यक है। ठीक है, अब खाद्य सुरक्षा बनाम ईंधन सुरक्षा, कि भाई कभी कभी खाद्यान्न की भी सुरक्षा देखनी है और ईंधन सुरक्षा भी देखनी है। खाद्य की कमी होती जाए और इधर ईंधन के लिए हम खाद्यान्न देते जाएं तो खाद्यान्न की सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। खाद्य संसाधन, ईंधन संसाधन, देखिए, ईंधन के लिए मक्का, चावल और गन्ने की भारी मांग से कृषि भूमि का उपयोग बदल रहा है। यह बहुत अधिक उपजाऊ भूमि और फसलें जो मानव उपभोग के लिए हैं, ईंधन बनाने में लगा दी गई हैं, तो भविष्य में खाद्यान्न की कमी और खाद्य मुद्रास्फीति का खतरा बढ़ सकता है। कृषि संसाधनों का संतुलित उपयोग ही दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है, यानी इनका संतुलित उपयोग ही करेंगे तो सही है, और बहुत अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने लगे तो खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो सकता है। ये चीजें भी हमें समझनी चाहिए। भविष्य की क्या राह है, 2G एथेनॉल और फ्लेक्स फ्यूल। अब 2G एथेनॉल का मतलब क्या है, 2G एथेनॉल यूज करने का मतलब है कि भविष्य में खाद्य फसलें, यानी कि रस अनाज से नहीं बल्कि जो अपशिष्ट बचते हैं, जो पराली बचती है, उनका उपयोग करके, बायोमास का उपयोग करके और कचरे से बनाया जाएगा। इस तरीके से खाद्य सुरक्षा और पानी पर दबाव थोड़ा कम हुआ। साथ ही साथ में फ्लेक्स फ्यूल, मैंने बताया था कि फ्लेक्स फ्यूल वाहन ऐसे होते हैं जो 0% से लेकर के
85% इथेनॉल को एडजस्ट करने का काम करते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को ईंधन चुनने की आजादी मिलेगी। ये सारी चीजें हमने स्पष्ट रूप से समझी। अब E20 एक स्थायी समाधान या एक पुल, समझिए E20 का त्रिकोण। देखिए आर्थिक लाभ मैंने बताया, इससे इकोनॉमिक गेन, फॉरेक्स सेविंग यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार में बचत, साथ ही साथ में फार्मर की इनकम बढ़ने का काम होगा। इसके अलावा वायु पर्यावरण यानी कि एयर एनवायरमेंट, लोअर टेल पाइप इमिशन यानी कि बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन देखने को मिलेगा। कृषि पारिस्थितिकी यानी कि वाटर डिप्लेशन, फ्यूल वर्सेस फूड, यानी कि अगर पराली अवशिष्ट का प्रयोग किया जाने लगा तो फूड, खाद्यान्न और ईंधन में हम संतुलन स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। E20 नीति अर्थव्यवस्था और वायु प्रदूषण के लिए उत्कृष्ट है, लेकिन जल और खाद्य सुरक्षा के लिए चुनौती भी है ना। मैंने बताया जैसे कि 1G एथेनॉल फसलों से, जो 1G एथेनॉल बनना है वो फसलों के उपयोग से बनना है। जीवाश्म ईंधन से 100% हरित ऊर्जा के बीच एक ब्रिज टेक्नोलॉजी है। वास्तविक स्थायित्व तब आएगा जब 2G एथेनॉल बनाया जाएगा। 2G एथेनॉल यानी कि पराली से बनाया जाएगा, कचरे से बनाया जाएगा और बेहतर फ्लेक्स फ्यूल इंजन लगाए जाएंगे, तब ये सारी चीजें हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मैं समझता हूँ यहाँ तक सारी चीजें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होंगी। कुछ और चीजें हैं मेरे पास जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हालांकि ये मैं बता चुका हूं, जो ऑक्टेन रेटिंग है प्योर पेट्रोल की 84.4 है, E20 की 108.5, ब्लेंडिंग हो जाएगी तो कितनी बचेगी 95। अब कैलोरी मान अगर देखें तो प्योर पेट्रोल का 34.2 देखने को मिल रहा है, वहीं माइलेज पर लीटर, और E20 ब्लेंडिंग का देखें तो 26.8 माइलेज प्रति लीटर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे साफ रूप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कैलोरी मान में गिरावट है, इसलिए माइलेज में भी कमी आएगी। ठीक है, यहाँ कार्बन उत्सर्जन बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिल रहा है, यहाँ 40% की कमी आएगी। ठीक है, तो E20 आधुनिक इंजनों में अधिक ऑक्टेन के कारण बेहतर और साफ गति प्रदान करता है। इसके अलावा और भी चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब देखिए भ्रम बना हुआ है विज्ञान और डेटा की कसौटी पर। भ्रम और तथ्य क्या है? E20 को लेकर फैली भ्रांतियों का तकनीकी और व्यवहारिक परीक्षण हमने किया, और भ्रम क्या बना हुआ है? इथेनॉल रबर के हिस्से को गला देगा और पुराने इंजनों को बर्बाद कर देगा, यह भ्रम है। लेकिन तथ्य क्या है? देखिए मारुति सुजुकी की डाटा आपको बताएगा, 2.84 करोड़ की सर्विस की गई, उसमें से 1.5 करोड़ ऐसी गाड़ियां थी जो पुरानी थी और E20 से जुड़ा उनमें कोई भी नुकसान नहीं पाया गया। साथ ही साथ में BIS मानक इथेनॉल और ब्लेंडेड पेट्रोल की गुणवत्ता का डिस्टिलरी से लेकर रिटेल पंप तक सख्त जांच होती है, मिलावट पर जीरो टॉलरेंस बताया गया है। निष्कर्ष लैब टेस्टिंग यानी ARAI और करोड़ों कारों का सड़क परीक्षण E20 को पूरी तरीके से सुरक्षित साबित करता है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने बताया परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, 3 से 6% या 5% माइलेज में कमी देखने को मिलती है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, है ना। ये सारे डाटा मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये भी चीजें मैंने बता दी हैं, कौन क्या, ब्राजील का बता दिया, अमेरिका का बताया, जापान का बताया, है ना। और इस तरीके से हमने भविष्य की राह आत्मनिर्भर और सुरक्षित ऊर्जा यानी फ्लेक्स फ्यूल और E100 की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। भारत का अगला लक्ष्य क्या है? वाहनों का उच्च मिश्रण देना, फ्लेक्स फ्यूल और 100% इथेनॉल के लिए तैयार करना, यह लक्ष्य है। E20 कोई मजबूरी नहीं, बल्कि यह 2 दशकों की तपस्या का परिणाम है और वैज्ञानिक मूल्यांकन किए गए हैं। एक भारत की जीत, कम विदेशी कर्ज, किसानों की मजबूत आय और स्वच्छ हवा, यह आत्मनिर्भर भारत की सच्ची तस्वीर है। देखिए अगर मैं विस्तार को संक्षेप में बताना चाहूं तो इससे हमें जो हरित गैसें मिल रही है, मोनोऑक्साइड गैस है, उसके उत्सर्जन में कमी देखने को मिलेगी, किसानों की आय में वृद्धि देखने को मिलेगी, जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें कमी देखने को मिले, वो उसमें बचत देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में जो आपको लगातार कहीं ना कहीं वॉर की, वैश्विक वॉर की स्थिति देखने को मिलती है, उसमें स्थिरता आएगी, है ना। क्रूड ऑयल खरीदने को लेकर के स्थिरता आएगी और भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। E20 ब्लेंडिंग हालांकि माइलेज में कमी देता है, लेकिन स्वच्छ ऊर्जा की ओर अग्रसर है। इसके अलावा इसके कुछ साइड इफेक्ट मैंने बताया कि अगर 30 दिनों तक खड़ी रहते हैं तो ये पानी को सोखने का काम करता है, तो इसका भी अल्टरनेट बताए गए हैं। साथ ही साथ में क्या किया गया है कि आपको बताया गया है कि जो खाद्यान्न सुरक्षा और ईंधन सुरक्षा में बैलेंस बनाने के लिए कुछ समय बाद पराली
की, कचरे की, है ना, और बायोगैस की चीजें सुचारू रूप से संचालित की जाएंगी, जिससे दोनों में बैलेंस बना रहे और भारत एक सुरक्षित स्वच्छ ईंधन की ओर अग्रसर हो। मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्लास पसंद आएगी। इसी तरीके के वीडियो लगातार आते रहेंगे अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे, आप अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और इस तरीके की इंफॉर्मेटिव क्लासें आपके लिए मैं लेके आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।